गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो भी हमारी मेंस की सीरीज़ चल रही है उसमें ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और आज हम लोग आपको जो है 2 क्वेश्चंस भी देंगे, जिसका लिंक जो है पीडीएफ का वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को इसमें लिंक में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से उन 2 क्वेश्चंस के आंसर आप जो है राइट डाउन कर सकते हैं उस ग्रुप में जाके। ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो इवैल्यूएशन करा जाएगा वो भी इंटरव्यू अपीयर्ड एस्पिरेंट्स के थ्रू। तो आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कल मेरी स्टूडेंट से बात हो रही थी तो उन लोगों ने बताया कि जो उनको प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है कि कंक्लूजन्स में जो भी मतलब एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस हैं तो उनको कंक्लूजन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ जैसे कंक्लूजन में क्या करना होता है ना, आपको किसी रिपोर्ट्स को थ्रू आपको जो है कंक्लूड करना होता है ना, विद अ रिपोर्ट। तो इसमें सपोज आज हमने जो टॉपिक लिया है वो एग्रीकल्चर का लिया है, क्योंकि लोगों को एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आ रही है कि एग्रीकल्चर में किस टॉपिक के थ्रू हम लोग कंक्लूड करें, या अगर वे फॉरवर्ड लिखना होता है। क्योंकि एग्रीकल्चर में जो आजकल यूपीएससी का पैटर्न है उसमें वो लोग इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि मतलब सॉल्यूशंस ओरिएंटेड पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है एम स्वामीनाथन रिपोर्ट, जिसका आज हम जो है जिक्र करेंगे। तो मैंने एक क्रिप्स नोट्स जो है बनाए हैं, ठीक है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए ये जो टॉपिक है ये बेसिकली जो एम स्वामीनाथन रिपोर्ट है, इसका जो अगर ब्रॉडर कंटेक्स्ट में देखा जाए तो इट इज़ रिलेटेड टू फार्मर रिफॉर्म्स और आपकी जो फार्मर इनकम डबल। हमेशा कोई भी टॉपिक तैयार कर रहे हैं मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से, हम यहाँ पे खाली स्पेसिफिकली मेंस के लिए ही प्रिपेयर करा रहे हैं। तो उसको आप देखिए कि मतलब एक इंटीग्रेटेड वे में उसको तैयार कीजिए। जैसे एग्रीकल्चर डेवलप, अब एम स्वामीनाथन जो रिपोर्ट थी उसका जो ऑफिशियल नाम था वो था नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स। ओके, 2004 में आई थी। इसने टोटल 5 रिपोर्ट्स जनरेट करी थी, जिसमें जो 5th रिपोर्ट थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी। इसका जो मेन क्रक्स था वो था फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो था कि फार्मर सोसाइटी को कैसे एडजस्ट करा जाए। तो ये आप जो एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, जिसमें फार्मर सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि उनको जो क्या है कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया जाए और रिसोर्स कराया जाए, एक्सेस। ठीक है, अब जो है मोस्ट ऑफ द रिकमेंडेशन जो थी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं, कुछ इम्प्लीमेंट हो गई हैं। जैसे इन्होंने बोला था कि मतलब लैंड यूज पैटर्न को अकॉर्डिंग टू वो भी कुछ स्टेट्स ने करा है, क्योंकि आपको पता होगा एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है। अब इनकी ये रिकमेंडेशन है, तो आप जो भी आंसर लिख रहे हैं कि यूपीएससी आजकल बहुत स्पेसिफिक पूछ रहा है, तो आपको स्पेसिफिक ही आंसर देना है। सपोज अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है लैंड डिग्रेडेशन के बारे में, तो आपको वहाँ पे लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो भी रिकमेंडेशन दिए हैं, जैसे इन्होंने बोला था कि मतलब जो टॉप 10% है वो 54% जो है लैंड एक्वायर्ड करी हुई है, तो एक इनइक्वालिटी है, लैंड इनइक्वालिटी है यहाँ पे। फिर लैंड लीजिंग है, टेनेंसी लॉ है, सरप्लस डिस्ट्रीब्यूशन है, वाटर शेड, ये सब इन्होंने कहा इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारा जो लैंड सीलिंग था उसमें काफ़ी बेनामी रजिस्ट्री हुई थी, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने रिफॉर्म की बात करी, जिसमें कुछ कुछ रिफॉर्म लिए भी गए हैं। जैसा आपका सेंट्रल लैंड एक्विजिशन काउंसिल बनाई गई थी जो कि इस चीज़ को देखती थी। फिर इसमें था कि जो एग्रीकल्चर लैंड का जो डाइवर्जन है वो नहीं होना चाहिए फॉर कॉर्पोरेट लैंड के लिए। उसके लिए जैसे हमारा एक चलता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो वो करना चाहिए। लैंड यूज़ एडवाइजरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंड यूज़ एडवाइजरी सर्विस बनाई गई थी। फिर उन्होंने वाटर के रेस्पेक्ट में क्या बोला, वाटर के रेस्पेक्ट में उन्होंने बोला कि हमको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द ओनली वे इन वाटर स्केर्सिटी ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि क्या है कि जो लिंकिंग की बात चल रही है रिवर लिंकिंग की, वो जो है इज़ नॉट फिजिबल, है ना। उसमें बहुत सारा जो एक तो फंड रिक्वायर्ड है, और दूसरा चीज़ है कि मतलब फिर जो हमारी जो रेन है या हमारा जो वाटर फुलफिलमेंट है वो होता है हमारा मानसून के थ्रू, और वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं। ठीक है, फिर इन्होंने बात करी कि वाटर लिटरेसी की बात करी है। फिर इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बोला कि पानी पंचायत होनी चाहिए फॉर इक्विटेबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कि जो पंचायत को डिसाइड करना चाहिए कि जो वाटर है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा किस तरीके से होगा, अकॉर्डिंग टू नीड, इट शुड बी ऑन द इक्विटी बेसिस। फिर इसमें बात करिए कि वाटर, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि जो वाटर एसोसिएशन होने चाहिए जो कि कम्युनिटी लेड होना चाहिए। तो ये सब पॉइंट जो है ना आपके आंसर में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। जैसे ड्रॉट कॉर्ड होना चाहिए। ड्रॉट कॉर्ड क्या रहेगा, बेसिकली जो ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं उनका इफेक्टिव मैनेजमेंट। फिर इसमें आपका फ्लड कोड होगा। फ्लड कोड क्या रहेगा आपका, जो इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ फ्लड्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से वाटर के एस्पेक्ट में ऐसे इन्होंने सारी जो है ये दी गई हैं। अब जैसे लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक में आपका जो एक चीज़ याद है ना, लाइव स्टॉक में फिशरी जो है इसमें भी नहीं है, फिशरी के लिए इन्होंने अलग से दिया हुआ है। ठीक है लाइव स्टॉक में बेसिकली आपके कैटल्स वगैरह आ जाते हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत लाइव स्टॉक जो रहता है वो सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स है एग्रीकल्चर के लिए, और जो ये जीडीपी होता है, जो एग्रीकल्चर जीडीपी होता है उसमें 26% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग की बात करें। इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या होता है कि जिसमें आपको जो है जो भी आपकी फूड क्रॉप्स होती हैं, कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं, प्लस जो भी एंसिलरी एग्रीकल्चर सर्विस बेस्ड इनकम होती है वो इसमें दिखाई जाती है। ठीक है, तो वो रहता है जैसे लाइव स्टॉक हो गया, फिशरीज हो गया, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग हो गया, ये सब इंटीग्रेटेड फार्मिंग के एस्पेक्ट हैं। नेशनल लाइव स्टॉक डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में उन्होंने बोला है, इंटीग्रेटेड अटेंशन के लिए बोला है। ठीक है, पोल्ट्री जो है उसको बोला है कि एक एग्रीकल्चर के अंदर लेके आओ। फिर इसमें फिशरी के लिए बोला है कि फिशरी बहुत ज़्यादा लाइवलीहुड हो रहता है। ठीक है, इसमें फिशरी ट्रेनिंग बोला है कि मतलब क्वालिटी लिटरेसी, जो हमारी फिटरेसीज होती हैं उसमें काफ़ी माइक्रोटॉक्सिन्स रहते हैं, उनको रिमूव करने के लिए। फिर इसमें इनलैंड एक्वाकल्चर बोला है कि मतलब जो एक्वाकल्चर्स होते हैं ना, ये सब प्रॉन्स वगैरह होते हैं, इन सबको ऑर्नामेंटल फिशरी आजकल आपने देखा होगा कि लोग घरों में काफ़ी ज़्यादा फिशेस वगैरह का यूज़ करते हैं। तो वो आर्टिफिशियल कोरल रीफ है के बारे में बोला इन्होंने कि जो कोरल रीफ, जैसे हमको फ़िश कैच करनी है तो उसके लिए समुद्र में क्या रहता है कि कहीं कहीं जगह पे कोराल नहीं मिलती है, तो वहाँ पे आप आर्टिफिशियल कोराल को जो है इंट्रोड्यूस करके फ़िश कैच कर सकते हैं। फिर बायोशील्ड बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोशील्ड बेसिकली उस रेस्पेक्ट में है कि आपको जो सुनामी आ रहा है या कुछ भी साइक्लॉन्स वगैरह आ रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो वो रहता है। फिर इसमें बायो रिसोर्स के बाद, बायो रिसोर्स में आप जो है वो वाली कन्वेंशन डाल सकते हैं, CBD की जो कन्वेंशन हुई है ना, इसमें नागोया प्रोटोकॉल था कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, तो वो कर सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं बायो रिसोर्सेज में, वो दिया है इसमें कि मतलब ट्रेडिशनल राइट जो हैं उनके, जो ट्राइब्स हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्री ब्रीडिंग, जेनेटिक रिसोर्स, जीनोम क्लब बनाने चाहिए कॉलेजेस में, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें अवेयरनेस फैलाई जा सके। ठीक है, ये रहेगा। फिर इसमें ये रहता है कि रिफॉर्म इन द सपोर्ट सर्विसेज। अब सपोर्ट सर्विसेज कौन सी होती हैं, जैसे आपकी साइंस एंड टेक हो गया, सपोर्ट सर्विसेज रहेंगी जो कि आपको फैसिलिटेट करती हैं कोर एस्पेक्ट को। तो जैसे इसमें साइंस एंड टेक हो गया, तो साइंस एंड टेक किस तरीके से फैसिलिटेट करती है फार्मर इनकम में, जैसे वो GIS मॉडलिंग कराने में, लैंड मॉनिटरिंग में, तो उस तरीके से करती है ना। जैसे नेशनल बायोटेक रेगुलेटरी अथॉरिटी बना देंगे हम, वो क्या करेगी, जीनोम सीक्वेंसिंग करेगी। फिर इसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है IPR। जैसा आपने देखा होगा कि अभी जो है हमारा IPR में बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, इसमें IPR बोला है, इसने रिपोर्ट में बोला गया है कि जो भी पुअर फार्मर्स हैं उनके लिए जो IPR में जो लाइसेंसिंग होती है वो कंपलसरी कर दी जाए कि हाँ उसके पुअर फार्मर्स के लिए हम जो है प्रोविज़न कंपलसरी लाइसेंसिंग कर सकते हैं कि हाँ हम ये IPR कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्रोमेट्रोलॉजी होता है, इससे बहुत सारे मेजरमेंट होता है। जैसे आपने वो स्कीम एक थी सॉयल हेल्थ कार्ड, तो वो सब मेजरमेंट करने के लिए कि हाँ इस सॉयल में कितनी रिक्वायरमेंट है वो। फिर उसमें एक बोला है कि नेशनल लैंड यूज़ एडवाइजरी सर्विसेज हमको इस्टेब्लिश करने चाहिए। इसमें बोला है कि जो फिशरीज़ के लिए जो हैम रेडियो सर्विसेज आपने सुना होगा कि 100 मीटर्स की रेंज में वो लोग बात कर सकते हैं, तो उससे क्या रहता है कि वहाँ पे जहाँ पे नेटवर्क का इशू रहता है वहाँ पे हैम सर्विसेज आर वेरी इफेक्टिव। ठीक है, वो कर सकते हैं। फिर इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्रेडिट एंड इंश्योरेंस। इसमें क्या है कि मतलब जो भी पुअर फार्मर्स हैं उनको जो है फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे अभी भी आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में जो है इससे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी लोग हैं वो क्या नाम है मनी लैंडर्स का शिकार होते हैं। इसमें ज्ञान चौपाल के बारे में बोला गया, ये आप पढ़ोगे तो और अच्छे समझ में आएगा, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, फिर इसमें क्या है कि एग्रीकल्चर रिस्क फंड बना लेना चाहिए कि जिसमें जो है कोई भी कैलेमिटी होती, तो हालांकि उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अल्टरनेटिवली इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली दिया है, इसको फसल बीमा योजना बोलते थे, और उसमें फार्मर को पे करना होता है, तो एक वो साइकोलॉजिकली बर्डन आ जाता है
लेकिन अगर ये रहेगा एग्रीकल्चर रिस्क फंड रहेगा तो कुछ ऐसी क्लैमिटी आती है तो वो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के लिए रहेगी। फिर इसमें बोला है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसमें वुमेन को दिया जाए वो जॉइंट ड्रॉट प्रॉन एरिया में क्या है कि जो भी हमारा रिपेमेंट है उसको 4-5 साल के बाद कर दिया जाए। फिर इसमें एक चीज़ और रिपोर्ट में बोला है कि जो फार्मिंग होनी चाहिए वो जो खासकर आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो आ रही है और हमें भी जो है अपग्रेड होना पड़ेगा ताकि जिससे फार्मर की इनकम को डबल करा जा सके। तो उसमें इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि कोऑपरेटिव फार्मिंग होनी चाहिए। कोऑपरेटिव फार्मिंग से बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा, जो आपका रिसोर्स पुलिंग हो जाएगा, सेंट्रलाइज सर्विस हो जाएगा। ठीक है। फिर इसमें बोला है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो रहेंगे फार्मर एंटरप्राइज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपने लिज्जत पापड़ का एक स्टडी सुनी होगी, वो उसी तरीके से एक फूड प्रोसेसिंग का एस्पेक्ट है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे आजकल आपने 3 बिल देख रहे होंगे, उसके बारे में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो एक सेपरेट टॉपिक है, तो वो कर सकते हैं किस तरीके से उसको और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। फिर इसमें एक रहता है कि ये अट्रैक्टिव यूथ को कैसे अट्रैक्ट करा जाए फार्मर बिजनेस में। तो उसमें बोला है कि यूथ के लिए क्या क्या फार्मिंग को जो है रिम्यूनरेटिव बनाना पड़ेगा तभी यूथ आएगा, है ना। तो फार्मिंग में जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गया, कोल्ड स्टोरेज हो गया, और जो उसको जो है क्या नाम है आप इंसेंटिव दे सकते हैं स्टार्टअप इंडिया स्कीम के थ्रू, वेंचर कैपिटल फंड बना सकते हैं, एक्सपोर्ट का हब बना सकते हैं, तो वो सब आएंगे। फिर इसमें क्या कि पब्लिक पॉलिसी क्या क्या लेनी चाहिए, एक तो जैसे वही बताया नेशनल लैंड यूज एडवाइजरी सर्विस आपको स्टैब्लिश करनी चाहिए। फिर इसमें ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी आज के दिन में बड़ा कंटेंशियस चल रहा है, आपने सुना होगा कि फार्मर्स को बोलते हुए कि एम स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को, तो उन्होंने बोला है कि एमएसपी जो है ऑल क्रॉप्स के लिए होना चाहिए, जो कि इनकम सिक्योरिटी देता है पुअर फार्मर्स को और फूड सिक्योरिटी देता है। तो जैसे अभी आपको पता होगा कि एमएसपी ओनली फॉर 22 क्रॉप्स के लिए है, ठीक है, तो अभी इसको बढ़ा देना चाहिए। फिर मार्केट प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है इसमें, कि जो फ्लक्चुएशन होता है, वैरायटी होती है प्राइस में, उसको कैसे एड्रेस करा जाए, तो वो है इसमें। एग्रीकल्चर ये मतलब बेसिकली इन्हीं का कल्बिनेशन है। इसमें फूड गारंटी एक्ट होना चाहिए, रूरल नॉन फार्म लाइवलीहुड इनिशिएटिव। फिर इसमें क्या है कि जो नॉन फार्म लाइवलीहुड, जैसे अभी आपने सुना होगा एक हमारे यहाँ जो फार्मिंग होती है वो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे यहाँ फार्मर्स है, अगर 4 आदमी चाहिए तो वहाँ पे 8 आदमी काम कर रहे हैं, 4 आदमी से ही वो काम हो सकता है। तो इसलिए नॉन फार्म लाइवलीहुड इनिशिएटिव स्टार्ट करने चाहिए। वो किसके थ्रू कर सकते हैं? वो हम इसके खाद्य विकास इंडस्ट्री कमीशन के थ्रू कर सकते हैं, या स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कर सकते हैं। फिर इसमें बोला है कि इंडियन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस होनी चाहिए जो कि जो ग्लोबल लेवल पे जो है पार्टिसिपेट करें, फैसिलिटेट करें ग्लोबल ट्रेड को, जो भी इश्यूज़ हैं उनको जो है बैक चैनल से रिजॉल्व करा जा सके। ठीक है। इसमें फिर ये बोला गया है कि पंचायत जो थी इसमें क्या नाम है एग्री को बोला है कि एम्पावर्ड करने के लिए। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एम गांधी को जो बोला गया कि आपको महात्मा बोला जाए, तो उन्होंने मीटिंग में बोला था कि आई शुड प्रेफर टू बी कॉल्ड फार्मर अदर देन एडवोकेट और महात्मा। ठीक है। तो ये आपकी पूरी एम स्वामीनाथन की रिपोर्ट है, ये पूरे नोट्स हैं, इसको पढ़ लीजिए। ट्रस्ट मी, आप इसको कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं, और ये आप इसको मतलब ये समझ लीजिए आपका GS 1 2 3 4 ऐसे प्लस इंटरव्यू हर जगह ये आपकी काम आने वाली है। ये क्रिस्प नोट्स है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आगे आपको ऐसे ही माइक्रो नोट्स मिलते रहे। आपको नोट्स बहुत मिल जाएंगे, जैसे मार्केट में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन क्रिस्प नोट जो मिलेंगे वो आपको जेनेसिस IAS पे ही मिलेंगे। और जो है अभी हमारा जो है मेंस का जो है टेस्ट सीरीज़ आने वाली है, इसमें आपको 2-2 क्वेश्चन डेली अटैम्प्ट करने हैं। और ठीक है, अभी जो हम स्टार्ट करने वाले हैं मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो उसमें आपको एक शेड्यूल, जैसे अभी आपको काफ़ी टाइम भी मिल गया है, आपको अभी 3 मंथ जो है ना वो पूरा मेंस पे फोकस करना है, क्योंकि प्रीलिम्स निकालने का कोई मतलब नहीं है, आपका 1 साल वेस्ट ही होना है और आप विशियस साइकिल में फंस जाएंगे। तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि जेनेसिस IAS मेंस आंसर राइटिंग के नाम से है। ठीक है। उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा बिलो। ठीक है। तो इस तरीके से आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जो भी मेंस से रिलेटेड क्वेरी है वो पूछ सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं आप जेनेसिस IAS for all exam.com पे। ठीक है। थैंक यू।